Hello friends, welcome to the channel. Here is Harinder Singh, ready to teach you very special and basic thing of English language. फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने जितने भी वीडियोस वगैरह अपलोड किए हैं उनमें आपने देखा होगा कि हम आपको रट्टे लगवाकर बोलना नहीं सिखाते हैं। चुका, चुके, चुकी, रहा, रहे, रही, गा, गे, गो, ये सब बेकार चीज़ें हैं। वास्तव में किसी भी भाषा के बोलने वाले हिस्से को सीखने का ये सही तरीका है भी नहीं, तो इसलिए हम आपको ग्रामर रटवा कर बोलना नहीं सिखाते हैं। लेकिन चूँकि पिछले दिनों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे दर्शकों ने, मेरे बहुत सारे ऑडियंस ने मुझसे निवेदन किया कि सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू वेरी मच मेरे तरीके को अप्रिशिएट करने के लिए कि सर आपका पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, तो आप थोड़ा सा ग्रामर को और डिटेल में हमें बताएं तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में भी भला हो जाए। तो बिल्कुल हम तैयार हैं अपनी मेहनत बढ़ाने के लिए और आपको ग्रामर सिखाने के लिए। फ्रेंड्स, एक तो ये जो शब्द मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ ग्रामर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर? ग्रामर है क्या वास्तव में? एग्जैक्टली, ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लैंग्वेज, कंसिस्ट ऑल द टॉपिक्स विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, दोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट द बाउंड्री फॉर द लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी भाषा का संविधान होता है, सभी विषयों का संग्रह नियमों के साथ। वे सारे नियम, वे सारे विषय भाषा के लिए एक बाउंड्री भी तैयार करते हैं, भाषा के स्तर को फैलाते भी हैं। इंसान ने सबसे पहले बोलना शुरू किया था, लेकिन जब हम बोलना शुरू कर चुके थे तो फिर हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ी क्यों? वास्तव में ग्रामर की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि भाषा के दायरे को बढ़ाया जा सके। इंसान झुंड में रहता था, अब जिस झुंड में हम रहते हैं उसमें तो एक दूसरे को समझ और समझा लेते थे, लेकिन जैसे ही झुंड बदलता था, जैसे ही दूरी बढ़ती थी, तो हम एक दूसरे को समझ और समझा नहीं पाते थे। इसलिए भाषा का निर्माण किया गया, व्यापारिक संबंध बन सकें, हम दूर दराज के लोगों को भी समझा सकें और उनको समझ भी सकें, हमने ग्रामर का निर्माण किया। अगर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो अपने तरीके से नियम बनाकर प्रयोग करने के लिए, तो फिर कोई किसी को समझ और समझा ही नहीं पाएगा। भाई मैं रख लूँगा आईएनजी को कंटिन्यूटी के लिए, आप रख लेंगे फ्यूचर के लिए। अब मैं किस लिए प्रयोग कर रहा हूँ, आप मुझे क्या समझ पा रहे हैं? आप और हम एक दूसरे को समझ और समझा नहीं पाएंगे। इसलिए वन सेंस वन रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आईएनजी को मैंने भी कंटिन्यूटी के लिए रखा है, अमेरिका में भी आईएनजी को कंटिन्यूटी के लिए, इंग्लैंड ने भी आईएनजी को कंटिन्यूटी के लिए ही रखा हुआ है। इसलिए दो विदेशी जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो इस अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाकर एक दूसरे को समझ और समझा पाते हैं, समझा लेते हैं। तो इसलिए ग्रामर के निर्माण की ज़रूरत पड़ी। रूट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जो जड़ होती है या भाषा का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो होता है अक्षर। अक्षर को अंग्रेज़ी में कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स या लेटर भी हम बोल देते हैं। इन अक्षरों की गिनती हर एक भाषा में अलग अलग होती है। कुल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेज़ी भाषा में। इनका विभाजन 3 स्तर पर किया जाता है, स्वर, व्यंजन और मात्राएं। स्वर को अंग्रेज़ी में कहा जाता है वावल्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये वावल्स नहीं होते, ये होते हैं वावल्स। जी, स्वर होते हैं 5, वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जितने भी बच गए वो सब के सब हैं व्यंजन। व्यंजन को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। और बची मात्राएं। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मात्राओं का वजूद अंग्रेज़ी भाषा में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मात्राओं का वजूद नहीं है अंग्रेज़ी भाषा में, मात्राएं हर एक भाषा में होती हैं। अगर वजूद ना होता तो फिर अंग्रेज़ी भाषा में दे, वे, टी ये कैसे बोल पाते हैं हम? ये इसलिए बोलते हैं चूँकि मात्राएं हैं, और मात्राएं हैं यूँ कहिए कि उनका समझाने का तरीका अलग है। वो यूँ समझाते हैं कि दो वॉवल्स के साउंड्स को मिलाकर जो एक नई साउंड तैयार होती है उसको अंग्रेज़ी भाषा में कहा जाता है डिप्थोंग्स, और डिप्थोंग्स को हम हमारी हिंदी भाषा में कहेंगे मात्राएं। मात्राओं का निर्माण हर एक भाषा में इसी तरीके से ही होता है। 2 या उससे अधिक अक्षरों या लेटर्स को जोड़कर हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों को कहते हैं वर्ड्स। 2 या उससे अधिक शब्दों को जोड़कर हम वाक्य का निर्माण करते हैं, और वाक्य को हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इज द सेट ऑफ द वर्ड्स विच गिव अस प्रॉपर सेंस। वाक्य शब्दों का वो एक समूह होता है जो कि जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब वाक्य अर्थपूर्ण हो। आई एम गोइंग टू कॉलेज, इसमें अगर मैं इसके जो सेंटेंस को बनाने वाले वेरिएबल्स हैं इनके क्रम को अगर मैं बदल दूं, अगर मैं कहूं आई कॉलेज गोइंग एम टू,
तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, ये अर्थहीन है, शब्द उतने ही हैं। शब्दों का सही क्रम में एक प्रबंधन वाक्य कहलाता है, जो कि एक अर्थ देता हो, जिसका कोई मतलब निकले। ये वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रश्नवाचक वाक्य, साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हम सामने वाले से प्रश्न करते हैं, साधारण वाक्य में सामने वाले के पूछे प्रश्न का हम जवाब देते हैं या सामान्य तौर पर बैठकर बातें करते हैं। नकारात्मक वाक्य में हम सामने वाले की पूछी हुई बात को मना कर देते हैं, नकार देते हैं। अंग्रेजी में हम प्रश्नवाचक वाक्य को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई रिपीट माय पॉइंट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और साधारण वाक्यों को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और नकारात्मक वाक्य को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के वाक्य भाषा के हर एक विषय में आपको मिलेंगे। जिस विषय से हम आपको ग्रामर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं या करेंगे, उस विषय का नाम है काल। काल को हम अंग्रेजी में कहते हैं टेंसेस। ये भी 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। पहले तो ये जान लीजिए टेंस होते क्या हैं, काल होता क्या है। टेंस क्रिया के घटित होने वाले समय की जानकारी जिससे हमें मिलती है उसे हम टेंस कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान काल को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को कहा जाता है पास्ट टेंस, भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस, मतलब आने वाला समय। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इन टेंसेस के भी प्रकार हम पढ़ते चले जाएंगे, इनके भी आगे चल के कई पार्ट हो जाते हैं। आज इतना बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। देयरफॉर किसी दूसरे व्यक्ति का भी भला हो सके और आप किसी व्यक्ति को जीवन में सफल बनाने के लिए वजह बन सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हरिंदर सिंह विशेज यू वेरी 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 मच ब्राइट फ्यूचर।